बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर कक्षा 10 फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन अध्याय से रिलेटेड गोलीय दर्पण के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण कैसे प्राप्त किया जाता है और ये कितने प्रकार का होता है, चित्र सहित हमने समझाया था। आशा करते हैं आप लोग वो वीडियो देखे होंगे और उसका नोट्स बनाए होंगे। आज हम गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाओं को समझेंगे। गोलीय दर्पण में परिभाषाएं अति महत्वपूर्ण हैं। यदि आप इनके परिभाषाओं को नहीं समझते हैं, नहीं नोट्स बनाएंगे, नहीं याद रखेंगे, तो गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना जो प्रक्रिया है वो अति कठिन साबित हो सकती है आपके लिए। तो आप लोग सतर्क रहिए और बताए गए नियमों को आप समझिए। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाओं को समझिए। गोलीय दर्पण में कौन कौन से बिंदु होते हैं, ये कौन सा भाग फोकस कहलाएगा, कौन सा फोकस दूरी कहलाएगा, ध्रुव कौन कहलाएगा, ये सबको आपको समझना है। तो गोलीय दर्पण में हम गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं में सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा गोलीय दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव आपको पढ़ना होगा। ठीक भाई। दूसरा पॉइंट पढ़ना है दर्पण की वक्रता केंद्र। तीसरा पॉइंट पढ़ना है दर्पण का मुख्य अक्ष। ठीक भैया। आगे आपको समझना है दर्पण की वक्रता त्रिज्या। कंफर्म हुआ। अगला पॉइंट समझना है दर्पण की फोकस बिंदु, दर्पण का मुख्य फोकस। दर्पण का मुख्य फोकस समझना है। और अगला पॉइंट दर्पण की फोकस दूरी। ठीक भाई। अगला पॉइंट आपको समझना है दर्पण का फोकस तल। ठीक भाई। दर्पण का फोकस तल। और फिर इसका लास्ट पॉइंट समझना है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक। यदि आप इन पॉइंटों को समझ लेते हैं, दर्पण में कहाँ दर्पण का ध्रुव होता है, वक्रता केंद्र कहाँ होती है, मुख्य अक्ष कहाँ किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक की होती है, मुख्य फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, इन बातों को अगर आप समझ लेते हैं तो आप दर्पण से संबंधित जितने भी किरण आरेख के द्वारा प्रतिबिंब बनाए जाएंगे बेहद ढंग से आपको समझ में आएगा। ठीक भैया। तो पहले हम इन पॉइंटों को चित्र के माध्यम से अवतल और उत्तल दर्पण में चित्र के माध्यम से समझाते हैं, फिर उनका परिभाषा लिखाएंगे। तो आइए देखा जाए भाई। देखिए भाई, ये खोखला एक कांच का गोला है। कांच के खोखले गोले से ये आधा पार्ट काट लिया गया है। दो मतलब एक कांच का खोखला गोला है, उसका एक साइड यहाँ काट के रख दिया गया और दूसरा साइड यहाँ रखा गया। ठीक भाई। यदि हम इस कांच के गोले के बाहरी तल पर चांदी या पारे की कलई करके लाल ऑक्साइड का लेप लगा दें तो यह एक अवतल दर्पण का कार्य करता है। ठीक भैया। और यदि कांच के गोलीय खोखले गोलीय दर्पण के गलती हो गई। यदि कांच के खोखले गोले के एक तरफ चांदी या पारे की कलई करके लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाए तो दूसरा तल परावर्तक तल का कार्य करता है और इस प्रकार से प्राप्त निकाय उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण। कन्फर्म हुआ भाई। आप देखिए अवतल दर्पण में एक कलई किया हुआ तल होता है।
कलई किया हुआ तल है और ये उत्तल दर्पण में अंदर की तरफ कलई किया हुआ तल होता है। कलई किया हुआ तल, ठीक भैया, ध्यान देंगे। अवतल दर्पण में परावर्तक तल अंदर की ओर होता है, गहराई में होता है, जबकि उत्तल दर्पण में परावर्तक तल बाहरी अर्थात उभरे हुए तल। उत्तल दर्पण में जो परावर्तक तल होता है वह दर्पण के बाहरी भाग में होता है या कहिए उभरे हुए तल में होता है, ठीक भैया। तो ध्यान देंगे, ये इसका परावर्तक तल है। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से व्यक्त किया जाता है। ये क्या है भाई? ये पॉइंट है दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव है, कन्फर्म हुआ। इसी तरह से यहाँ भी हम दिखा सकते हैं दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, जिसे P से व्यक्त किया जाता है। ये मध्य बिंदु दर्पण का क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा, दर्पण का ध्रुव, कन्फर्म हुआ भाई। अब बात थी कि दर्पण का ध्रुव समझ में आ गया, परावर्तक तल का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव होता है। अब वक्रता केंद्र की कांच का खोखला जो गोला था, दर्पण उसी से काट करके बनाया गया। तो ये गोलीय दर्पण जिस कांच के गोले का एक कटा हुआ भाग होता है, उस गोले के केंद्र को ये भाई गोला अगर था तो गोला को बनाने के लिए एक बिंदु केंद्र की आवश्यकता होगी। तो गोलीय दर्पण का जो केंद्र होगा उससे खोखले गोले का केंद्र होता है, कन्फर्म हुआ भाई। ध्यान देंगे फिर से, गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे C से व्यक्त किया जाता है। यहाँ भी आप देख रहे हैं ये गोलीय दर्पण है, किसी कांच के खोखले गोले से काट कर बनाया गया है। उस कांच के खोखले गोले के केंद्र को दर्पण का केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे C से व्यक्त किया जाता है। ये है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, और ये भी है वक्रता केंद्र, ये है वक्रता केंद्र, कन्फर्म हुआ भैया। अब बात करना मुख्य अक्ष, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। ये दर्पण का ध्रुव वक्रता केंद्र है, ये मिलाने वाली रेखा ही मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती भाई? मुख्य अक्ष। यहाँ भी ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगा? मुख्य अक्ष कहलाएगा, कन्फर्म हुआ भाई। कोई दिक्कत है इसे? अब वक्रता त्रिज्या की बात किया जाए। देखिए भाई फिर से, ये गोलीय दर्पण है, किसी गोले से काट कर बनाया गया है। उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, अथवा ऐसे कह सकते हो वक्रता केंद्र और परावर्तक तल के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे R से व्यक्त किया जाता है। परावर्तक तल और वक्रता केंद्र ये है, परावर्तक तल ये है, इसके बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये है वक्रता त्रिज्या, कन्फर्म हुआ भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है भाई। आगे मुख्य फोकस दूरी, फोकस तल, दर्पण का द्वारा के आगे के चित्र में आपको समझाया जाएगा। चित्र बना करके मुख्य फोकस निकालेंगे और डायग्राम के द्वारा किरण आरेख खींच करके, और फिर वहीं पे हम फोकस दूरी दिखाएंगे और वक्रता तल तथा दर्पण का द्वारा 4 पॉइंट आगे आपको सिखाया जाएगा। फिर से देखेंगे, दर्पण गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कांच का खोखला गोला, ये गोलीय दर्पण है, जिस कांच के खोखले गोले से काटकर बनाया गया, उस कांच के गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे C से व्यक्त किया जाता है। कन्फर्म हुआ भाई। वक्रता केंद्र और परावर्तक तल के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वही बात यहाँ भी, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, P से व्यक्त किया जाता है। ये गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। परावर्तक तल और वक्रता केंद्र की बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं भैया। ये चित्र के माध्यम से 4 पॉइंट
आपको बताया गया। आगे हम समझेंगे इसके परिभाषा को और फिर मुख्य फोकस दूरी, दर्पण का फोकस तल और द्वारक भी आगे हम समझेंगे। ठीक भैया, तो आइए देखा जाए दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। क्या बताएंगे भैया, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से व्यक्त किया जाता है। कन्फर्म हुआ भाई। आगे आपको समझना है दर्पण का वक्रता केंद्र। आगे आपको समझना है दर्पण का वक्रता केंद्र। अभी आपको चित्र के माध्यम से बताया गया था कि गोलीय दर्पण जिस खोखले कांच के गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से व्यक्त किया जाता है। कन्फर्म हो भैया। चित्र जो बताया गया है उसी के माध्यम से परिभाषा भी लिखा जा रहा है। आगे आपको समझना है दर्पण का वक्रता त्रिज्या। दर्पण का वक्रता केंद्र हो गया, ध्रुव हो गया। अब दर्पण का वक्रता त्रिज्या समझेंगे। वक्रता त्रिज्या ध्यान देंगे भाई। दर्पण का वक्रता त्रिज्या क्या है? गोलीय दर्पण जिस खोखले कांच के गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से व्यक्त किया जाता है। कन्फर्म हुआ भाई। अथवा इसका दूसरा परिभाषा भी बताया गया था। दूसरा परिभाषा क्या बताया गया था? ध्यान देंगे भाई। बताया गया था वक्रता केंद्र और परावर्तक तल
वक्रता केंद्र और परावर्तक तल के बीच की दूरी को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये दोनों परिभाषा आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसके बाद क्या बताया गया था? दर्पण का ध्रुव बता दिया गया था, वक्रता केंद्र बता दिया गया था, वक्रता त्रिज्या। एक पॉइंट छूट गया, दर्पण का मुख्य अक्ष। दर्पण का मुख्य अक्ष ध्यान देंगे, बताया गया था ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी। गोलीय दर्पण के ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाता है। मुख्य अक्ष कहलाता है। इतना परिभाषा आपको चित्र के माध्यम से समझा दिया गया था, और चित्र के माध्यम से समझाने के बाद यहाँ आपको परिभाषा लिखित रूप में दे दिया गया। अब हम समझेंगे मुख्य फोकस, फोकस दूरी, फोकस तल और दर्पण का द्वारक। ठीक भाई, तो सबसे पहले हेडिंग लिखिएगा मुख्य फोकस। मुख्य फोकस ध्यान देंगे, चित्र के माध्यम से समझाया जाए आपको। तो भाई मुख्य फोकस को हम पहले चित्र के माध्यम से समझेंगे, फिर उसका परिभाषा देंगे। ये आपके सामने देखिए एक अवतल दर्पण है, इसका ध्रुव है, इसका वक्रता केंद्र है, और ये आपके सामने उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव है और वक्रता केंद्र है। ठीक भैया, यदि इस मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। यदि मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण चले, देखिए भैया मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण चली तो परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर स्थित किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है। ध्यान देंगे, या ऐसे बता सकते हो कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर चली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरणें। ध्यान देंगे भाई, ये मुख्य अक्ष के समांतर चली, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण चली है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरणें जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती। ध्यान देंगे, यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु पर काटती हैं, अथवा ये देखिए ये किरण ऐसा लग रहा है कि इस बिंदु से आ रही है ना, प्रतीत हो रही हैं। तो मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर काटती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ध्यान देंगे, परिभाषा यहाँ लिखा जाए, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तक तल से
परावर्तक तल से परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर एकत्रित होती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को, मुख्य अक्ष पर स्थित उस बिंदु को गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से व्यक्त किया जाता है। फिर से देखेंगे भाई, ये आपके सामने एक अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। यहाँ भी मुख्य अक्ष के समांतर चली प्रकाश किरण, यहाँ भी मुख्य अक्ष के समांतर चली प्रकाश किरण। दर्पण से परावर्तक तल से परावर्तन के पश्चात जो परावर्तित किरणें होती हैं अवतल दर्पण में जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु पर मिलती हैं, अथवा उत्तल दर्पण में जिस बिंदु से मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। ये देखिए किरण लग रहा है कि यहाँ से आ रहा है, वास्तव में समांतर होकर के परावर्तित हुई है ना। तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से व्यक्त किया जाता है। आशा करते हैं मुख्य फोकस का परिभाषा आपको समझ में आ गया। आइए देखा जाए, इसी में फोकस दूरी को समझ लेते हैं, फिर हम आगे परिभाषा व्यक्त करेंगे। मुख्य फोकस दूरी को समझने से पहले हम समझेंगे कि जो मुख्य फोकस होता है अवतल दर्पण में परावर्तक तल के सामने स्थित होता है, जबकि उत्तल दर्पण में परावर्तक तल के पीछे स्थित होता है। देखिए परावर्तक तल बाहर की ओर है ना, लेकिन दर्पण का मुख्य फोकस परावर्तक तल के पीछे है। और यहाँ भी देख रहे हैं ये परावर्तक तल है और इसका फोकस दर्पण के परावर्तक तल के सामने है। तो अवतल दर्पण में मुख्य फोकस परावर्तक तल के सामने, जबकि उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस परावर्तक तल के पीछे होती है। ठीक भैया। अब देखा जाए फोकस दूरी, ये ध्रुव है और ये फोकस है। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को ध्यान देंगे, ये आपका ध्रुव है और ये फोकस है। इसके बीच की दूरी को मुख्य फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल एफ से व्यक्त किया जाता है। यहाँ भी ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। तो आइए इसका परिभाषा नोट करेंगे हम फोकस दूरी का। फोकस दूरी परिभाषा क्या लिखेंगे? गोलीय दर्पण के ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। कन्फर्म हुआ भाई? इसे स्मॉल एफ से व्यक्त किया जाता है। इसे स्मॉल एफ से व्यक्त किया जाता है। अब हम समझेंगे फोकस तल
और क्या समझा जाएगा? दर्पण का द्वारक, ध्यान देंगे। ये आपके सामने अवतल दर्पण रखा गया और ये उत्तल दर्पण रखा गया है। फोकस तल क्या होता है? गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस पर स्थित लंबवत तल को, ध्यान देंगे, यदि इस मुख्य फोकस पर मुखज के लंबवत एक तल मान लिया जाए, यही तल क्या कहलाती है? फोकस तल कहलाती है। गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस तल में मुख्य फोकस बिंदु पर स्थित लंबवत तल को, मुखज के लंबवत स्थित तल को क्या कहते हैं? फोकस तल कहते हैं। ध्यान देंगे। गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस पर स्थित लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। फोकस तल कहते हैं। कन्फर्म हुआ भाई? आपके सामने आप ध्यान दीजिए, ये आपका दर्पण है और यहाँ पे एक लंबवत तल ऐसे रख दिया जाए, समझ रहे हो ना भाई? इसी मुख्य फोकस पर यदि फोकस पर मुखज के लंबवत एक तल रख दिया जाए, ऐसे तल, तो इस तल को ही मुख्य फोकस तल कहते हैं। कन्फर्म हुआ भाई? अब हम समझेंगे दर्पण का द्वारक। क्या समझेंगे भाई? दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक तो बहुत आसान सा परिभाषा। दर्पण का द्वारक, ये परावर्तक तल है ना, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, इसी ये व्यास हो जाए, इसी व्यास को दर्पण का क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। द्वारक से समझिए भैया, जैसे घर में एक द्वार रहता है, दुआरी जिसे कहते हैं, जहाँ से लोग आते जाते हैं, है ना भैया? जिससे घर में प्रवेश करते हैं या घर से बाहर आते हैं, वो उसका द्वार कहलाता है ना भैया? जिसे ऐसे ही गोलीय दर्पण के परावर्तक तल पर प्रकाश जिस मार्ग से जाएगा या परावर्तित होकर वापस आएगा, उस द्वार को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ध्यान देंगे। तो आप लिखेंगे दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। कन्फर्म हुआ भाई? तो आज के इस वीडियो में हमने गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को समझाया है चित्र के माध्यम से, और आशा करते हैं आपको समझ में आया। आप इन परिभाषाओं का नोट्स बनाते रहिए और एक दो बार रिवीजन कर लीजिए। फिर आगे के जितने कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे, यानी प्रतिबिंब का बनना या बनाने के नियम, या आगे कुछ है एफ और यू में, एफ आर में संबंध, यानी फोकस, दूरकर्ता, त्रिज्या में संबंध, इन सब में ये कॉन्सेप्ट या ये परिभाषाएं अति महत्वपूर्ण रहेंगे। आप इनको नोट करिए और रिवीजन करिए। आगे के वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।